स्टार्ट है ना। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सबके बीच में आज ये विशेष दिन आने का मौका मिला, आप सभी से बात करने का अवसर मिला, क्योंकि आज 5 सितंबर है, एक ख़ास दिन है। तो हमने सोचा ख़ास दिन में ख़ास लोगों से बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए 5 सितंबर को देश भर के साथियों से रूबरू होने का, बात संवाद करने का और अपनी बात कुछ कहने का और आपकी कुछ बात सुनने का। आज अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन लास्ट में फिर आपकी बात को हम सुनेंगे भी। आपके जो सवाल आएंगे उन सवालों का जो उचित उत्तर समझ में आएगा वो हम देंगे भी। निश्चित रूप से आप सबसे पुनः एक बार बधाई देते हुए शिक्षक दिवस की समस्त देशवासियों को, समस्त अपने गुरुजनों को, या जिन लोगों ने कुछ सिखाने का या सिखाने का प्रयास किया या जिन्होंने दिया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। माता पिता का, जिन्होंने शुरुआती दौर के हमारे सबके गुरु होते हैं, सबके माता पिता, वो पहले सारे लोग निश्चित रूप से। तो आज ऐतिहासिक दिन पर कुछ बात करनी है और जो विषय आज का दिया गया है, आप सब ने सोचा कि विषय देकर क्यों बात की जा रही है, तो मुझे लगा कि जब टॉपिक रहती है तो उसी के इर्द गिर्द बात हो पाती है और नहीं तो बात इधर उधर चली जाती है। तो मेरा प्रयास है कि आज जिस टॉपिक पर हम हैं उसी पर रहेंगे और बीच बीच में आपसे हम हर टॉपिक पर अलग अलग मुद्दों पर। आज का जो विषय है, वर्तमान परिवेश में राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों कर्मचारियों की भूमिका और उनकी सामाजिक सुरक्षा, इस विषय को लेकर के हम आपसे बात करना चाहते हैं। शिक्षक या शिक्षार्थी एक तीनों का समन्वय है। शिक्षा अगर बेहतर होगी, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी अच्छे होंगे, और जब दोनों चीज़ें व्यवस्था अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से भविष्य के जो शिक्षक तैयार होंगे वो भी बेहतर तैयार होंगे। और अगर शिक्षकों की भूमिका की हम बात करें तो निश्चित रूप से कोई एक सीमित भूमिका उनकी नहीं है। शिक्षकों की भूमिका समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, बच्चे के निर्माण में, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के निर्माण में, बहुत सारी गतिविधियों में उनका श्रेय होता है, उनकी पहल होती है। और जब हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो लोकतंत्र के निर्माण में भी शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के तहत अगर आप सब देखेंगे तो आज जिम्मेदारी हम सब की बढ़ी हुई है। और चाहे शिक्षक हो या कर्मचारी हो, अगर दोनों की हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण में उसकी निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षकों के पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो एक लंबा विषय होगा, लेकिन मैं शार्ट में इसको रखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर इस देश की व्यवस्था को सही करना है तो शिक्षा व्यवस्था को आपको सही करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तभी आप अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और एक बात कहते हुए हो सकता है किसी को थोड़ा अटपटा भी लगे, लेकिन मैं कहता हूं आज इस देश में डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अधिकारी होंगे, तमाम सारे पोस्टों पर तमाम सारे सम्मानित लोग बैठे हैं, लेकिन अगर उसकी नींव में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी शिक्षक की भूमिका रही होगी। आपकी सफलता और आपकी कामयाबी के पीछे निश्चित रूप से शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं सभी से विनम्रतापूर्वक बात कहना चाहता हूं और उन सबको प्रणाम करता हूं, सभी हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षक साथी हैं या हमारे हम सबको जो शिक्षक आदरणीय माननीय लोगों ने दिया उन सबको प्रणाम करता हूं। और आपको मैं शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो आज का जो दौर चल रहा है, अभी नई शिक्षा नीति आई है, अभी जबकि वो सरकार के कैबिनेट से पास है, मंत्रिमंडल से पास है, अभी कानून नहीं बना है, एक प्रारूप आ गया है। अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी पूरा हूबहू नहीं, चीज़ें पूरी नहीं आई हैं, उसका एक प्रारूप आ गया है। तो विषय है, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी मैं नई शिक्षा नीति पे कर पाया हूँ
कुछ चीज़ें बहुत बेहतर है, जैसे 3 साल से 14 साल के बच्चों को अभी तक मुक्त शिक्षा की बात है, उसमें 18 साल की बात कर दी, अच्छी बात है। और तमाम सारे बिंदु भारतीय सभ्यता और संस्कार की बढ़ावा देने की बात है, ये भी अच्छी बात है। और अंग्रेजी अनिवार्यता जो बढ़ती जा रही है उस पर भी तमाम सारा चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। लेकिन सवाल इससे बड़ा ये होता है कि जो चीज़ हम लागू करना चाहते हैं वो या लाना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल इम्प्लीमेंट का है। और अगर इसके शंकाओं की बात करें तो निश्चित रूप से जो दौर निजीकरण का चल रहा है, कहीं शिक्षा व्यवस्था भी निजीकरण की उस व्यवसायीकरण की तरफ नहीं जा रही है, या उसमें जो नई शिक्षा नीति में भी आया है, लोगों को जो जानकार लोग उनका आशंका भी है कि अगर शिक्षा को व्यवसाय कर दिया जाएगा तो लोअर क्लास मिडिल क्लास कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित न हो जाए, ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी आशंका है, क्योंकि जब प्रारूप पूरा आएगा तब क्लियर हो पाएगा। तो मैं आप सभी से ये बात कहते हुए, और अगर हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, कोठारी आयोग की चर्चा नहीं करते हैं तो शायद अधूरा हो जाएगा। कोठारी आयोग ने जब 1966 में अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में बहुत खूबसूरत बात दी, उन्होंने लिखा। खूबसूरत बात क्या लिखा कि आपको, अब हम अपना विषय भी जोड़ सकते हैं उसमें, आप कहोगे हाँ आपने अपना विषय जोड़ दिया उसको। कोठारी आयोग की एक रिपोर्ट आई, उसमें रिपोर्ट में कहा गया अगर देश का शिक्षक किसी वजह से सड़क पर है, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, वो सड़क पर क्यों आया, क्या उसकी मजबूरी थी, कौन से उसका मांग थी जो सरकारें नहीं सुनती हैं। कोठारी आयोग में साफ साफ लिखा है कि शिक्षकों के वेतन, उनकी सुविधाओं, उनकी प्रक्रिया, उनका प्रमोशन, ऐसा कोई भी चीज न हो जिससे उनको सड़क पर उतरना पड़े। दुर्भाग्य है कि तो जो उन्होंने रिपोर्ट दी, आज तक वो 66 की रिपोर्ट है, आज की नहीं 64 में आयोग बना और 66 में रिपोर्ट दिया, और आज हम चल रहे हैं 2020 में, आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम वर्तमान दौर की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, कोरोना का दौर महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कई बार मैंने कहा और मैं फिर कहता हूं, शिक्षकों कर्मचारियों ने इस कोरोना महामारी के दौर में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, योगदान उनका सर्वश्रेष्ठ हुआ है। जिन जगहों पर हम जाने से इतराते हैं, जिन जगहों पर हम जाने से कतराते हैं, जिन लोगों से मिलने कतराते हैं, आज वहाँ डॉक्टर, वहाँ नर्स, स्वास्थ्यकर्मी हमारा जानते हुए कि कोरोना पीड़ित है फिर भी सेवा दे रहा है। अब इससे ज़्यादा कर्मचारियों से क्या आप उम्मीद करते हैं। हम अपने घरों कहते हैं आप सेफ रहो, घर में रहो, बाहर न निकलो, और वो जानते हुए कि एक पॉजिटिव है, मरीज है, फिर भी जा रहा। उसके बाद भी आप डीए, आप भत्ता, ये तमाम सारी चीज़ें जो कटौती लगातार जारी है। और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक दलों के झांसे में नहीं आना, सत्ता और विपक्ष के चक्कर में नहीं आना। अगर सच बात है कि हाँ ये गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिवाद करना पड़ेगा। अगर हम प्रतिवाद नहीं करते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो एनपीएस के समय लोगों ने गलती की थी, वो गलती निजीकरण के समय या उनकी अधिकारों की समय हम उसको कहीं न कहीं हम भी उस गलती में शामिल हो जाएंगे, जिसको आने वाली पीढ़ी हमारे आपके लिए ये कहेगी कि आप लोगों ने क्या किया। तो मैं ज़्यादा इस बात को फोकस न करके, जो हम जिस विषय को लेकर आए हैं कि राष्ट्र में भूमिका शिक्षकों की, सामाजिक दृष्टि से लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने को लेकर के जागरूकता के दृष्टिकोण से बहुत सारे हैं। कर्मचारियों ने अपना, पुलिस विभाग जिसको तमाम सारी चीज़ें दिक्कतें होती है, लेकिन पुलिस विभाग ने जो रोल इस कोरोना महामारी में निभाया है, ये तमाम सारे रेल के कर्मचारी हों चाहे राजस्व कर्मचारी हों, तमाम सारे लोगों ने, ये राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। नेताओं के भाषण देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। ये बात नेताओं को भी समझना है और हमको आपको समझना है। राष्ट्र का निर्माण है, कोरोना जो पॉजिटिव मरीज है उनके पास नर्स दवा दे जा रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, राष्ट्र का निर्माण इससे होगा। राष्ट्र का निर्माण शिक्षक विद्यार्थियों को गढ़ रहा है, राष्ट्र का निर्माण इससे होता। सिर्फ भाषण देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होने जा रहा है। और इस मामले में शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने को प्रूव करके दिखाया है। जिस दौर में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए था इस वर्ग को, उस दौर में सबसे ज्यादा प्रताड़ना मिल रही, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और आपसे मैं बात करते हुए दूसरा जो आज मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि एनपीएस किसने दिया, नेताओं ने खुद नहीं लिया। भत्ता किसने काटा, नेताओं ने खुद नहीं काटा। निजीकरण किसने, कौन दे रहा है, नेताओं ने। अपने सुविधाओं का निजीकरण नहीं कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा अटपटी भी हो। अगर इस देश को निजीकरण की ज़रूरत है तो इस देश की संसद को पहला निजीकरण किया जाए, इस देश की पार्लियामेंट को निजीकरण किया जाए, और जो अच्छा बिजनेसमैन हो उसको सांसद के अंदर आने दिया जाए, बाकी लोगों को जहाँ जो जैसे है उस हालात में रहें। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ, निजीकरण की शुरुआत आप कहीं दूसरी जगह से क्यों, अपनी जगह से आप क्यों नहीं करते हैं? इस देश के जितने भी राजनेता हैं अपनी सिक्योरिटी में निजी सिक्योरिटी लगा लें। नहीं, निजीकरण पसंद है लेकिन सरकारी बंगले पसंद है, सरकारी सुरक्षा पसंद है, सरकारी गाड़ी पसंद है, सरकारी सब पसंद है, बस जनता के लिए निजीकरण है। तो राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका को नजरअंदाज न करें। नजरअंदाज करने से आपका कुछ न हो सकता है नुकसान, लेकिन देश का नुकसान होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की बात अगर हम करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सामाजिक सुरक्षा कोई आज का ये कोई आज का सिद्धांत नहीं है, आज का कोई सिद्धांत नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का एक लंबा इतिहास रहा और सामाजिक सुरक्षा के दौर में जब हम लोग आए या लोगों को चिंतन आया तो उसमें हुआ कि जो व्यक्ति देश की सेवा, समाज की सेवा, सरकार की सेवा में लगा है, उसके परिवार को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसको सामाजिक रूप से हम इतना सुदृढ़ कर दें, आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ कर दे कि वो अपने ड्यूटी को अच्छे से करे, मन लगा के ड्यूटी करे। तो सामाजिक सुरक्षा को चिंतन वहां से निकला और ये चिंतन बहुत पुराना है, कोई आज नहीं है। आज तो उसको और बढ़ाना चाहिए। जब खराब दौर था तो हम उसको अच्छा कर पा रहे थे, आज अच्छे दौर में हम कह रहे हैं कि खराब आ गया है। ये क्या है? आर्थिक संकट किस किस दृष्टि में आता है? किसी कर्मचारी के साथ बीमारी आ गई, उसकी जीविका का जो उपार्जन है असमर्थता आ गई, उस दौर में सरकार को खड़ा होना पड़ता है। बेकारी आ गई, शायद जो आज दौर आ गई है, इसमें कोई बात नहीं है। बेकारी का जो आज हम सब के लाइफ में तो शायद इतनी बेकारी हम लोगों ने कभी नहीं देखी। बेकारी के दौर में, बीमारी के दौर में, मृत्यु के कारण के दौर में और बुढ़ापे की असमर्थता के दौर में सामाजिक सुरक्षा का ये 4 बिंदुओं को लेकर सामाजिक सुरक्षा का जो एक थीम, एक चिंतन आया, इन बिंदुओं को देखते हुए कि किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो फिर उसका परिवार कैसे जिंदा रहेगा, कैसे उसका परिवार आगे राइज करेगा, इस बात को लेकर के 4 बिंदुओं को लेकर सामाजिक सुरक्षा की आगे बढ़ी। और सामाजिक सुरक्षा का जो आप स्टार्ट करें, अगर आप अध्ययन करें तो जर्मनी से इसकी शुरुआत होती है। और जर्मनी के जो बादशाह थे विलियम प्रथम ने, उन्होंने 1881 में इस चिंतन को लेकर आए और 1883 में कानून बना सामाजिक सुरक्षा का। 1883 में जर्मनी से। आज हमको बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि नहीं सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं सरकारी कर्मचारियों की, ऐसा होना चाहिए। आज का नहीं है, उस दौर का है जब हम अच्छे ढंग से पूरी दुनिया स्टेब्लिश भी नहीं हो पाई थी कार्य से। उस दौर में सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट आई और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसकी सिफारिश हुई और 1918 में इंग्लैंड ने पहली बार बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की। 1908 में बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की गई। समझिए बात को, इस सामाजिक सुरक्षा छोटी मोटी घटना नहीं है। क्या छीन लिया गया है और क्या छीना जा रहा है, इसको थोड़ा सा गहराई से समझें। अगर आप भारत और दुनिया के देशों को देखें सामाजिक सुरक्षा के रेशियो में, 5 देश ऐसे हैं जिनकी मैं आपको बता रहा हूं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। ये टॉप है सामाजिक सुरक्षा में। बहुत छोटे छोटे देश, बहुत छोटे छोटे देश है ये। किसमें? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, प्रौद्योगिकी में, कामकाज में, संरक्षण में, संस्थान में, वेतन देने में, सामाजिक सुरक्षा देने में। ये 5 ऐसे स्टेट हैं इन मुद्दों के आधार पर टॉप पर हैं। और हम अगर आप गिनती करेंगे तो ये रिपोर्ट देशों में जब रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की है। विश्व आर्थिक मंच के 50वें सालाना बैठक रिपोर्ट में आई। उस रिपोर्ट के आधार में मैं बता रहा हूं 81 देशों में सामाजिक सुरक्षा में नंबर पे हम 76 नंबर पे। ये 50वीं बैठक में है जब विश्व आर्थिक मंच ने इसको रिपोर्ट किया। वेतन वितरण में हम 79 स्थान पे है 81 में, मतलब 2 दुर्भाग्य से 2 और हैं और हम कहते हैं यहाँ वेतन बहुत मिल रहा है।
मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राजनेताओं को वेतन और सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, कर्मचारियों को और जनता को और शिक्षकों को नहीं मिल रही है। ये बात जितनी जल्दी जनता के बीच में हम आप मिलकर बता पाएंगे उतना बेहतर होगा। दुनिया की रिपोर्ट अगली बार मैं निकल के आऊँगा, राजनेताओं का रिपोर्ट निकाल के आऊँ पूरी दुनिया का, तो आप देखना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर पैसा खर्चा हो रहा है नेताओं पर तो हिंदुस्तान का नाम उसमें आएगा। और हम जनता के बारे में, कर्मचारी के बारे में हम कहीं 76 नंबर पर हैं, कहीं 69 नंबर पर है। ये स्थिति है। और भारत की आप बताते हैं आपको, भारत का जो 1992 में कर्मचारी और की सुरक्षा की बात चर्चा में आई और बात आई, तो उसमें अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो हम नेपाल से, बोल्सिया से, बोत्सवाना से, इंडोर से, ये छोटे छोटे देश हैं जिनका, बड़े देशों का नाम नहीं लिया मैंने, छोटे छोटे देशों से भी हम सामाजिक सुरक्षा में पीछे हैं। आज चर्चा आजकल है जीडीपी की, बहुत चर्चा है, माइनस में आ गई। अब क्या कारण था प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री इसका जवाब देंगे, मुझे नहीं देना है। देखिए जीडीपी का जो 0.04% पेंशन पे जाता है, ये तब है जब प्लस में थे, अब तो माइनस में है। अब माइनस में कहाँ तक रहेगा इस सरकार की जवाबदेही है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसका 0.04% और आप क्या बताए पेंशन भार है, सामाजिक सुरक्षा भार है, जो पूरी तरह से गलत बात है। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस दौर में जब वेतन कटौती हो रही है, सरकारी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, कहीं स्टाफ कम किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही, लगातार आ रही। और निजीकरण को लेकर के तो मैं आपको बताऊं कि इतना बृहद रूप हो गया है कि अगला दिन अखबार में पहले 4 महीने में एक खबर आती थी, अब एक दिन में 4 खबरें आ रही। और निजीकरण को लेकर के मैं आपसे बहुत क्लियर कट हूँ, अगर हमारे साथी कन्फ्यूज है तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। एनपीएस निजीकरण का छोटा सा स्वरूप था, बहुत छोटा स्वरूप था एनपीएस। जैसे यूँ समझिए आपके शरीर में बुखार हो गया, वो एनपीएस आपके शरीर में, ईश्वर न करे ऐसा हो, कैंसर, तो निजीकरण कैंसर है, एनपीएस एक फीवर है, बहुत छोटा सा। और उसको जब लागू किया गया तो हमारे तमाम सारे लोगों ने गलतियां कर दी थी और आज कैंसर प्रवेश कर रहा है। अगर इसके खिलाफ हम सब मिलकर नहीं खड़े होते हैं तो अपने साथ भी आने वाली पीढ़ी अब साथ जास्ती होगी। और निजीकरण, बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, तमाम सारे लोग तर्क करते हैं, हमसे फ़ोन करते हैं, सर आपने ऐसा क्यों कह दिया, यूँ कह दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरीबों और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। बहुत जिम्मेदारी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, गरीबों के खिलाफ, मध्य वर्ग के खिलाफ निजीकरण अमीरों का षड्यंत्र है। और ध्यान रखना, अगर ये रिपोर्ट, ये अगर हम आप मिलकर नहीं रोक पाए तो याद रखना ऐसी स्थिति में हम सब पहुंचेंगे जहां पर कुछ नहीं हो पाएगा। आज एनपीएस को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि अब नहीं कुछ हो सकता है, बहुत छोटा स्वरूप है। कल निजीकरण पे आप सब बहुत बड़े स्वरूप में देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति बनते जा रही है। तो मैं आप सभी से ये बात निवेदन पूर्ण करना चाहता हूँ, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। दुर्भाग्य से है तमाम सारे संगठन बड़े बड़े हैं लेकिन इस विषय पर नहीं बोल रहे। रेल का निजीकरण मतलब आप क्या समझते हैं? रेल का निजीकरण का मतलब होता है कि सिर्फ कर्मचारी प्रभावित होगा, गलत बात है। रेल का निजीकरण होता आम पब्लिक पीछी जाएगी। अभी आपने देखा रहा होगा कि 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में। और आज की रिपोर्ट है, आज की जो मेरे पास आई है, किसी साथी ने भेजा, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो संगठन का भाग है, बीएमएस, भारतीय मजदूर यूनियन संघ, उसने निजीकरण के खिलाफ एक बढ़िया सा प्रस्ताव पास किया और सरकार के सामने रखा है कि निजीकरण से महंगाई बढ़ेगी, निजीकरण से असुविधाओं की दिक्कतें होंगी, निजीकरण से गरीब बाहर हो जाएगा, निजीकरण शिक्षा गरीब आदमी ले नहीं पाए, निजीकरण से ट्रेन में चल नहीं पाएगा, निजीकरण से बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। ये उनकी रिपोर्ट आई है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सरकार के अंग हैं, आपको इस पर सबसे ज़्यादा विरोध करना चाहिए।
और सारे संगठनों से मैं आह्वान करता हूं कि एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ इस लड़ाई में साथ दें। ये लड़ाई अगर हम आप लड़के नहीं जीतते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आप समझाया करते थे, और मैंने कई बार ये बात कहा, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे कि मैंने रेलवे स्टेशन में चाय बेची है। सच बात बताऊं, उस समय की सरकारें रेलवे का निजीकरण रेलवे स्टेशन का नहीं किया था। अगर रेलवे का स्टेशनों का निजीकरण माननीय प्रधानमंत्री जी हो गया होता तो आप स्टेशन पर घुसने लायक न होते। आपके द्वारा ही यह कहा गया है कि गरीब घर में पैदा हुआ हूं और स्टेशन पर चाय बेचा हूं, और अगर चाय उस स्टेशन का निजीकरण हो गया होता तो आप घुस नहीं पाते माननीय प्रधानमंत्री जी। तो कम से कम उसको रहम करिए। हमारे रेल के बहुत सारे साथियों का फोन आता रहता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तमाम सारे लोगों को फोन आता रहता है, और मैं सबको आश्वस्त करता हूँ ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। और आज शिक्षकों कर्मचारियों की जो राष्ट्र की भूमिका है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप जाते हैं, सुरक्षा कौन दे रहा है? हमारा वही पैरामिलिट्री का भाई, वही हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं वही लोग सुरक्षा दे रहे हैं, और उनकी सुरक्षा आपने काट लिया है। हाँ, एक साथ इसी साथ कहना चाहता हूँ, झारखंड की सरकार, उनके मुख्यमंत्री जी और आंध्रा के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने पूरे डंके के चोट के साथ उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो लागू करेंगे, आज उनके सामने अग्नि परीक्षा खड़ी है। अगर नहीं लाते हैं तो एक तो नेताओं के बातों पर विश्वास वैसे भी उतर गया है, जो बचे खुचे कुछ लोग बचे हैं उनसे भी उतर जाएगा। तो प्लीज़ झारखंड के खासकर सरकार से और आंध्रा की सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करना तो अपने आप वचनबद्धता आप निभाइए और लागू करिए। अभी वहाँ की रिपोर्ट आंध्रा की आई है, उनका रिपोर्ट रिकमेंड हुआ है, अच्छी बात है, अपने पक्ष में हुआ है, और अगर वो लागू करते हैं तो एक अच्छा मौका है उनके पास पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने का। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें न करके आप सबसे 2-3 चीज़ों पर जो हमने बात किया, शिक्षा, कर्मचारी और उनकी सामाजिक सुरक्षा और निजीकरण, ये एक ऐसे विषय हैं जिन पर चिंतन करिए, मंथन। एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जब भी किसी विषय पर चिंतन मंथन करें तो न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। एक हम शिक्षक हैं, हम कर्मचारी हैं, हम सरकार की अच्छी बातों को भी सुनने को तैयार हैं, बुरी बातों को भी अब बताने को तैयार है कि ये गलत बात है, इस पर हमको आपको आना पड़ेगा, और इसमें पार्टी पक्ष छोड़ देना है। अगर पार्टियों की दौड़ चक्कर में हम पड़े रहेंगे तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, दोनों पक्षों को मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे भी समर्थक तमाम सारे लोग होते हैं कि मैं इनका समर्थक हूँ। मैं कहता हूँ अगर सरकार तानाशाह है तो विपक्ष नकारा है। नाउम्मीदी दोनों से हो गई है, नाउम्मीदी, और जब इस तरह की नाउम्मीदी दोनों तरफ से, लोकतंत्र के लिए दोनों खतरा है। सत्ता का तानाशाह होना भी लोकतंत्र के लिए खतरा है, और विपक्ष में, लोकतंत्र में विपक्ष का नकारापन हो जाए तो भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहुत सारे लोग सत्ता पक्ष को गाली देते हैं, निश्चित रूप से जो गलतियां हो रही हैं उस पर उनको गाली आलोचना उनको मिलेगी, लेकिन विपक्ष से भी सवाल है, क्या निजीकरण के खिलाफ किसी योजना किसी पार्टी ने बनाई? क्या एनपीएस के मुद्दे पर किसी लोगों ने जमकर बोलना शुरू किया जो उनको बोलना चाहिए? सत्ता पूरी तरह से इस मामले पर, इस मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं, इस मुद्दे पूरी तरह सत्ता बिल्कुल बेनकाब है, संवेदनहीन है, इसमें कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो उसी के साथ विपक्ष भी उसी नकारेपन की तरफ है। ऐसे दौर में आम जनता की, शिक्षकों की, कर्मचारियों की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी आम पब्लिक पे है। और मैं तो कहता हूँ जब चारों तरफ तानाशाही हो जाती है तो मैंने बहुत इस दौर में बड़ी महसूस किया हूँ, कोई कोर्ट कहाँ, कचहरी क्या, तमाम सारी चीज़ों को हम नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। जब सब तरफ से निराशा आती है इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, जनता साथ खड़ी होती है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा मत सताइए, क्योंकि ज़्यादा सताने की क्रांतियाँ होती हैं। इतना भी गला मत दबाइए कि उसको दिक्कत होने लगी। और जब जमात जागती है, जब जनता जागती है, तो ताकत जितनी भी बड़ी होती है वो खत्म हो जाती है। इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र में मजबूती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जागती है तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज कर देती है। तो उतना भी मत जाइए कि उस दौर में हम पहुँचे। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आप सबने मुझे सुना, आप सबसे मेरी बातचीत हुई, अच्छा लगा। अब मैं कुछ साथियों को सवाल लगातार आ रहे हैं, उनसे उनकी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। 5 मिनट में इस पर आपसे बात करूँगा।
जैसे निजीकरण को लेकर जो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं, जितने लोगों के स्टेटमेंट सब निजीकरण के खिलाफ हैं। ये आम पब्लिक का एक ओपिनियन पोल है, सरकार इसको समझे। निजीकरण पर जितने लोगों ने लिखा है लगभग निजीकरण पर पूरी तरह विरोध करता रहा है। एनपीएस और निजीकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे के सारे लोग, मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ जो सरकार के सपोर्टर हैं या समर्थक हैं, वो भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है। सरकार को इस बात को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। जो उनके समर्थक हैं वो भी खिलाफ में हैं। और अभी एक साथी द्वारा पूछा जा रहा है कि एनएमओपीएस संगठन को और मजबूती देने के लिए क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से एनएमओपीएस की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और समस्त साथी लोग लगातार उस पर काम लगे हुए हैं। और अभी हम तमाम सारे साथियों से बात करके आगे कुछ प्रोग्राम डिजाइन करने की तैयारी करेंगे। और मैं तो इसमें एक बृहद रूप देखना चाहता हूं, इस मुद्दे पर एनपीएस और निजीकरण पर बृहद रूप देखना चाहता हूं। जो भी साथी इस लड़ाई में साथ दे, मैं तो कहता हूं पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मैं निवेदन भी करूंगा और तमाम सारे साथ पूरे देश के संगठनों को इकट्ठा करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि ये लड़ाई, क्योंकि ध्यान रखना है, कोई विभाग का गुट विभाग का नेता तब है जब वो विभाग होगा, जब विभाग को ही खत्म कर दिया जाएगा तो न गुट होगा, न नेता होगा, न राजनीति होगी। तो प्लीज़ सारे लोगों से मेरा निवेदन है, इस पर इकट्ठा होइए। एक साथी ने बहुत अच्छी बात की है कि इस पर सारे लोगों के एक साथ होकर के एक कोई आम सहमति बना करके इस पर सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और ये हमारे एक साथी हैं, मनमोहन जाटव जी है, मध्य प्रदेश से है। इन्होंने एक अच्छा सवाल किया है कि एनएमओपीएस जिस शिद्दत के साथ इस निजीकरण उठा रहा है, उस एनएमओपीएस को मैं सल्यूट करता हूँ, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बहुत सारे साथी लगातार जो मैं कुछ देख पा रहा हूँ उनका, ये प्रदीप वर्मा जी हैं, इन्होंने तो लिखा है निजीकरण तुम्हारा सत्यानाश हो। शायद यही भावना अधिकांश लोगों की है। तो और तमाम साथी और जो लोग अपना क्वेश्चन देना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन दीजिए, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ सवाल है और आप सवाल देंगे, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि लाइफ का मतलब हो दोनों तरफ से संवाद हो तो अच्छा है। हिटलर सा निजीकरण पर तो लोग हिटलर सा ही लिख रहे हैं। हिटलर जर्मनी का जो तानाशाह था उस पर निजीकरण पर लोग बात उठा रहे हैं। एक साथी हमारे, ये हमको लगता है ये गुजरात से है, इन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या गुजरात मॉडल पूरे देश पर लागू हो रहा है क्या। तो ये तो गुजरात वाले बता सकते हैं। और लगता है, मैं वही गुजरात का जो अनुभव रहा है वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि गुजरात मॉडल आ रहा है। गुजरात मॉडल का मतलब होता है, मैंने वहाँ जाकर कहा था कि प्राइवेट गुजरात नहीं, प्राइवेट गुजरात। शायद वो प्राइवेट हिंदुस्तान बनाने की तैयारी है, जिस पर मुखर विरोध करना होगा। तमाम विचारधाराओं, तमाम जात धर्म को छोड़ करके गलत के साथ, अगर देश के साथ गलत हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है। और हिंदुस्तान का नौजवान, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 21 करोड़ 50 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में है। और बहुत सारी रिपोर्टें, मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट हमारे यहाँ आई थी कि रोजगार के लिए योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ रोजगार के लिए योग्य नागरिक हैं। हाँ, देश का तमाम राजनीतिक पदों पर बैठने वाले राजनेता योग्य हैं नहीं हैं, ये भी एक विचार का, एक चिंतन का विषय होगा। और निश्चित रूप से आगे हम चलेंगे इस बात को लेकर के। पेंशन पे इन्होंने लिखा, एक देश एक विधान होना चाहिए। और लगातार भारत में क्रांति की दौर शुरुआत हो गई है। एक साथी बिहार से हमारे हैं, इन्होंने इस बात को लिखा है। और तमाम सारे साथियों का तमाम सारा संगठन को लेकर के है। मैं एक बात संगठन को लेकर करना चाहता हूँ, एनएमओपीएस एक ब्रांड हो गया है, एनएमओपीएस हिंदुस्तान की आम आवाज़ हो गया है। एनएमओपीएस पूरे हिंदुस्तान के एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मैं सारे लोगों से कहता हूँ, इधर उधर की बातें छोड़ करके, तमाम सारी चीज़ें छोड़ करके आप एनएमओपीएस के आंदोलन के साथ खड़े होइए, मजबूती से खड़े होइए। पदों के पीछे दौड़ना तो जहाँ दौड़ना वहाँ दौड़िए। पेंशन और निजीकरण के खिलाफ आपको, एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ लड़ते, एनएमओपीएस के बैनर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ, बिना भ्रमित हुए। अगर भ्रमित होते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, आप जानिएगा। एक साथी, हाँ, ये महाराष्ट्र से एक साथी ने एक अच्छा सवाल किया है, बहुत बढ़िया, कि सबसे पहले संसद का निजीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तक ये संवेदनाएं हमारी आपकी पहुंचनी चाहिए कि हम उनको ये बात पहुंचाएं कि संसद का। और मैं तो एक बात फार्मूला दिया था कि अगर शासन हर
शासन लाभ हानि पर ही सारा तय करेगा, तो पहली बात संविधान में वेलफेयर स्टेट है उसको बिजनेस स्टेट बना दिया जाए, और बिजनेस स्टेट बनने के बाद जो बिजनेसमैन सबसे अच्छा ग्रोथ रेट दे जाए उसको प्रधानमंत्री, जो कम दे उसको अलग राज्यों को मुख्यमंत्री। चुनाव का झंझट, खर्चों का झंझट, तमाम सारी दिक्कतों का झंझट, कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने से झंझट तमाम, और सबसे बड़ा देश का पैसा बचेगा, चुनावी खर्च का पैसा बचेगा, चुनाव इलेक्शन का पैसा बचेगा, नेताओं का पैसा बचेगा, ये सब देश के काम आएगा। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, शायद अब बोलना पड़ेगा। और NMOPS पूरी बुलंदी के साथ इस विषय को लेकर के बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑडियंस फैक्ट्री के हमारे साथी लगातार कह रहे हैं कि उनका 12 अक्टूबर से हड़ताल होने जा रही है, और उस हड़ताल में सभी का सहयोग करना चाहिए। और अब क्योंकि मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा तमाम सारे साथियों से बात करके कि उस दिशा में अगर उन लोगों ने कदम बढ़ाया तो उस दिशा में और लोग, और विभाग के लोग क्या साथ दे पाएंगे। और तमाम सारा क्वेश्चन आ रहा है, तमाम सारे और सवाल है, क्योंकि सबका संभव नहीं दे पाना, एक समय की भी लिमिट होती है, उस लिमिट में सारी बातें करनी पड़ती है। तो मैं एक दो सवाल रेलवे के लोगों का आया है कि रेलवे के साथी ने लिखा है कि ट्रेन हमारी, पटरी हमारी, ज़मीन हमारी, प्लेटफार्म हमारा, सिग्नल हमारा, और प्रॉफिट अडानी अंबानी, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, इस बात को लगभग % लोग सहमति देंगे। तो अब किसी का और कोई सवाल, कोई बहुत कॉमन सवाल है तो लगभग सबकी आ गया है, और किसी का और कोई सवाल हो तो बात करें, नहीं तो एक लोग ने लिखा निजीकरण एक नौ रियायतीकरण है। बिल्कुल सही आपने लिखा है, और निगमीकरण, निजीकरण, ये सब चीज़ें एक ही जैसी है। और पूरे हिंदुस्तान के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को मैं पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए इस उम्मीद के साथ कि हम सब NMOPS के बैनर तले एकजुट होकर के, एक साथ खड़े होकर के और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और इस लड़ाई को हम ज़रूर जीतें अपने लिए और अपनी पीढ़ी के लिए। आप सब ने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीज़ों को लेकर आते रहेंगे। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS, आप सबको प्रणाम करता है और पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।